क्या टॉपिक है हमारा? इट इज दी सेकेंडरी एक्टिविटीज. ठीक है. सी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड थिंग्स अबाउट एग्रीकल्चरल थिंग्स जो उससे रिलेटेड है, राइट? दैट इज द फर्स्ट थिंग. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द प्राइमरी सेक्टर. ठीक है. उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स, द एनर्जी रिसोर्सेज. फाइन. एंड नाउ इट विल बी द टर्न ऑफ द सेकेंडरी एक्टिविटीज. जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और जो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज हैं, वो सभी के सब, ठीक है, जितने भी एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राइमरी एक्टिविटीज के थ्रू जितने भी रिसोर्सेज आएंगे, ठीक है, ऑल द मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है, ऑल द एनर्जी रिसोर्सेज, इन सब का कहीं ना कहीं देयर इज द कनेक्शन. जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज द सेकेंडरी एक्टिविटीज. एनर्जी उसको पावर देने के रूप में आते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है. मिनरल्स वगैरह इन सब चीजों को या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं? वी ट्रांसफॉर्म देम. ठीक है. और उसमें हम व्हाट डू वी डू? वी देयर इज सम काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन. ठीक है. ये हमारे टॉपिक का बिल्कुल बेस है, विच इज द सेकेंडरी एक्टिविटीज. ठीक है. कुछ चीजें हमको पहले से पता है, विच इज दैट वी हैव द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, क्वीनरी. फाइन. They revolve around obtaining and utilizing the resources necessary for survival. ठीक है. Secondary activities क्या करती हैं? What is the secondary activities? How they are functioning? They are adding value to the natural resources. कि जितने भी जो natural resources हैं, ठीक है, जो प्राइमरी से हम जिनको लेकर आते हैं, उनमें हम क्या करते हैं? वी बेसिकली एड वैल्यूज टू देम. ठीक है. फिर क्या करेंगे? देयर इज सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दोज रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. ठीक है. दीज आर द सेकेंडरी एक्टिविटीज. तो ये उसकी बिल्कुल डेफिनेशन है. ठीक है. देयर इज वैल्यू एडिशन, देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट इज द सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग. दिस इज द फर्स्ट थिंग. जहां पर भी कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, इट मींस इट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर. विच सेक्टर? इट इज द सेकेंडरी एक्टिविटीज सेक्टर. जहां पर किसी भी चीज की प्रोसेसिंग हो रही है, हमने वुड को चॉप किया, ठीक है, ट्री को चॉप किया, ठीक है, तो दैट वाज टिम्बर से रिलेटेड, प्राइमरी एक्टिविटीज में आ जाएगा. उस वुड को हम प्रोसेस करेंगे टू क्रिएट पेपर. हमने कुछ वैल्यू एडिशंस करा उस वुड के अंदर, प्रोसेसिंग. देयर विल बी कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस टाइप की सारी चीजें, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ व्हाट? दीज आर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी एक्टिविटीज. गॉट इट? अब इन सब में ना, इन सभी में मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, इन सब में तो मेजोरिटी ऑफ द थिंग इज विद द मैन्युफैक्चरिंग. जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज में एग्रीकल्चर है ना, ठीक है, वैसे ही सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर मेजोरिटी एरिया किसका है? मैन्युफैक्चरिंग का. ठीक है. नाउ इंडस्ट्रीज वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, वो कभी से ही चलती आ रही हैं. उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. इसको बिल्कुल हम हेडिंग देखेंगे बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड विद द प्रीलिम्स टाइप का. ओके. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किस चीज की? द मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग. देखो भाई, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कभी से ही वो मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले कैसे होती आई थी? इट वॉज डन बाय सिंपल हैंड्स, क्राफ्ट, वो चीजें करने लग रहे हैं लोग. ठीक है. धीरे धीरे लोग स्किल अप हुए, मशीन्स का एडिशन हुआ, वो सारी की सारी चीजें. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, एक बड़े पैमाने पर. तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जस्ट लुक एट द हेडिंग्स. स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स और द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. जब आप क्राफ्ट मेथड फैक्ट्रीज का यूज करते हो, क्राफ्ट मेथड का, तो आप कुछ पीसीस को क्रिएट करते हो और वो भी किसी ने ऑर्डर दिया तो वो पीसीस क्या बिल्कुल क्रिएट होने लग रहे हैं. ठीक है. ऑर्डर टू ऑर्डर वो पीसेस क्रिएट होने लग रहे हैं. दैट इज व्हाट द क्राफ्ट मेथड फैक्ट्रीज आर, दैट ओनली फ्यू पीसेस आर क्रिएटेड. तो इसलिए कॉस्ट क्या होता है उन पीसेस का? हाई होता है, बिकॉज स्पेशलाइज्ड वो क्रिएट होने लग रहे हैं. बट सेकेंड हैंड पे कौन सी है? इट इज द मास प्रोडक्शन. जो क्वांटिटीज है, लार्ज क्वांटिटीज में
व्हाट इज द वर्कर्स आर परफॉर्मिंग देयर टास्क, एंड वो टास्क कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, रिपीटेडली वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एंड कैसी क्वांटिटीज में, लार्ज क्वांटिटीज में प्रोडक्शन हो रही है, दैट इज व्हाट अपोजिट ऑफ द क्राफ्ट मेथड फैक्ट्रीज इज। क्राफ्ट मेथड फैक्ट्रीज में स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन है बिल्कुल, ठीक है, जितना ऑर्डर उतना ही क्रिएट होने लग रही है चीजें, फ्यू पीसेस। दूसरे हैंड पर इट इज द मास प्रोडक्शन। मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की खास बात क्या है, दैट देयर आर स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। हम कैसे यूज करते हैं, वी यूज द मास प्रोडक्शन मेथड्स। ये मास प्रोडक्शन पॉसिबल कैसे है, इट इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक विच इज द मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन में हम क्या यूज करने लग रहे हैं, वी आर बेसिकली यूजिंग मशीन्स, ठीक है। देर आर वर्कर्स बट देर आर मशीन्स एज वेल, दिस इज मैकेनाइजेशन, ठीक है। वी आर बेसिकली यूजिंग गैजेट्स टू कंप्लीट आवर टास्क। मैकेनाइजेशन से लगभग लगभग बिल्कुल ऐसा सही ना, सेम लाइंस पे एक और वर्ड है, वो क्या है, दैट इज ऑटोमेशन। अभी मैकेनाइजेशन का क्या बताया था, मैकेनाइजेशन का बताया था व्हेन यू आर यूजिंग मशीन्स एंड द वर्कर्स आर यूजिंग दोज मशीन्स, ठीक है। ऑटोमेशन में क्या होगा, मशीन्स हैं, आप वर्कर्स को कम कर दो या फिर बिल्कुल उनको जीरो तक पहुंचा दो, कि उन मशीन्स की फंक्शनिंग में वर्कर्स का कोई भी रोल नहीं है, दैट इज व्हाट ऑटोमेशन इज। तो मैकेनाइजेशन आई, धीरे 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 अब क्या आने लग रहा है, देयर इज ऑटोमेशन, कि जो मशीन है इट इज अवेयर कि उसको काम क्या करना है खुद से, ठीक है। तो दैट इज ऑटोमेशन विदाउट एड ऑफ द ह्यूमन थिंकिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दिस इज नोन एज व्हाट ऑटोमेशन। कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जब ह्यूमंस की थिंकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, द मशीन कैन डू इट ऑन इट्स ओन, देन दैट इज व्हाट ऑटोमेशन इज, ठीक है। मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देयर इज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। द टेक्निक्स आर एवरीडे इंप्रूव्ड, मशीन्स इंप्रूव होती हैं, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, वेस्ट और एफिशिएंसी को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया जाता है, पॉल्यूशन को कॉम्बैट करा जाता है, सिंपल। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन, कि वो जो पूरी की पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, देयर इज स्ट्रेटिफिकेशन, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, हाउ थिंग्स विल फंक्शन। एंड नेक्स्ट इज द अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या सारी की सारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो हर जगह इक्वली स्पेस्ड है, नहीं ना, देयर इज uneven geographic distribution. It means there are some areas where there are more number of large scale manufacturing units, ठीक है, एंड कुछ एरियाज हैं जहां पर वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम एक बात बोल सकते हैं कि जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की जो यूनिट्स हैं, दे कवर लेस देन 10% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, और वो कंसेंट्रेटेड है कुछ स्पेशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेंटर्स में। क्लियर होगी बात, ठीक है। ये हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। नंबर 1, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा चल रहा है, अभी तो लर्न करने वाला भी नहीं है, जस्ट कि देख लो कि हाँ कुछ दे रखा है सामने की कोई पॉइंट मिस ना हो, जस्ट दैट इज द पर्पस, नथिंग एल्स। इंडस्ट्रीज का काम क्या है, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कब हो सकता है, जब आप जो कॉस्ट है उनको आप क्या करोगे, यू विल रिड्यूस दोज कॉस्ट, ठीक है। तो आपकी जो इंडस्ट्री है, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो कहां पर लोकेटेड है ना, इसमें बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे, और वो आपके कॉस्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, एक्सेस टू द मार्केट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कहां होना चाहिए, मार्केट्स के बिल्कुल पास होना चाहिए, है ना। हमने प्राइमरी एक्टिविटीज में देखा था, जैसे कि ट्रक फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, ये कैसी एक्टिविटीज थी, विच शुड बी लोकेटेड जस्ट नियर द मार्केट, अर्बन सेंटर्स, राइट, यही अप्रोच थी। एक्सेस टू मार्केट, मार्केट क्या प्रोवाइड करेगा, ताकि वो गुड्स जो हैं जो मैन्युफैक्चर हुए हैं दे कैन बी सोल्ड, ठीक है। आप मार्केट से दूर हो तो क्या होगा, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दैट विल मैसिवली इंक्रीज, ठीक है।
सेकेंड इज एक्सेस टू रॉ मटेरियल। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में क्या बात की थी? बेल्ट थी पूरी की पूरी जहां पर मिनरल्स लोकेटेड थे, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील प्लांट्स। सबसे मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स इंडिया में कहां लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इस एरिया में लोकेटेड है। क्यों लोकेटेड है? टू एक्सेस द रॉ मटेरियल एंड स्पेशली, हेलो ध्यान दो, स्पेशली वो रॉ मटेरियल जो वेट लूजिंग है। कौन सा मटेरियल? जो वेट लूजिंग है। आपको आयरन ओर लेकर आए, आयरन एंड स्टील प्लांट में आयरन ओर तो बहुत हैवी होगा, वेट होगा उसके अंदर। उसमें से इंप्योरिटीज जब आप रिमूव करोगे, वो इंप्योरिटीज रिमूव करने के बाद एक्चुअल जो आयरन है, जो फेरस मटेरियल है, मिनरल है, वो कम हो जाएगा। रॉ मटेरियल से एक्चुअल जो चीज है, वेट लूज हुआ ना काफी, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि जो वेट लूजिंग मटेरियल है, ठीक है, जो वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज है, वो ज्यादातर कहां होनी चाहिए? रॉ मटेरियल के पास, ताकि आपको ज्यादा हैवी ट्रांसपोर्टेशन ना करना हो। शुगर केन वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, शुगर केन वेट लूजिंग इंडस्ट्री है। शुगर केन में से एक्सट्रैक्ट करके बाकी क्या बच जाता है? बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट। जिन जिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा हो, इट मींस वो क्या है? वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील, शुगर केन, ये सब क्या है? दीज आर वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज। यू शुड हैव एक्सेस टू लेबर सप्लाई। मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, वेयर शुड इट बी लोकेटेड? इट शुड बी लोकेटेड जहां पर प्रॉपर लेबर की सप्लाई हो सके। एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं? आयरन स्टील प्लांट, वाई दे आर लोकेटेड इन दोज एरियाज जहां पर कोल की अवेलेबिलिटी ज्यादा है? बिकॉज स्मेल्टिंग के प्रोसेस में यू रिक्वायर कोल, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, जिन एरियाज में गवर्नमेंट पॉलिसी बेटर होगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए, आप उन्हीं एरिया में लगाओगे, यस और नो? जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स देखी हैं, जो स्कीम्स आती हैं, वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। उस एरिया की जो रीजनल पॉलिसीज होगी, वो ज्यादा आपको हेल्प करेगी। तो दैट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी। एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, ठीक है। मल्टीपल इंडस्ट्रीज जो आपस में कनेक्टेड है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज जो आपस में कनेक्टेड है, वो एक ही रीजन में लोकेटेड है सारी की सारी। ये क्या बन गया? दिस बिकम्स एन एग्लोमरेशन, ठीक है। फायदा होगा इस वाले से, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज भी वहीं पर मिलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चीप मिलेगी, लैंड इजीली अवेलेबल होगा। मतलब आपस में रिलेटेड जो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, अगर वो एक जगह ज्यादा हों, वो एक एग्लोमरेट बनाएं, ठीक है, लिंक बिटवीन द डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, तो वो भी ज्यादा हेल्पफुल होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। एक बार इन सबको दोबारा से देख लो। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल लोकेशन। मार्केट के पास होनी चाहिए, रॉ मटेरियल के पास, लेबर सप्लाई, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी बेटर होनी चाहिए उन एरियाज में। अगर एग्लोमरेशन के पास है तो सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप देर विल बी मोर सेविंग्स, ठीक है, आपकी ज्यादा सेविंग्स होंगी उन एरियाज में, ठीक है। हो गया ये डन? हाँ, ये नॉर्मल वाला अपना इकोनॉमिक पार्ट। जोन, हाँ, इकोनॉमिक जोन इकोनॉमिक शुड बी जोन इज द एग्जांपल ऑफ दिस ओनली, एग्लोमरेशन। ठीक है ना। गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया किसी एरिया को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। उस एरिया में पीपल विल बी गेटिंग मोर गुड अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको फैसिलिटीज मिलेगी। SEZ is basically an example of what? The government policy, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद वो पार्क वगैरह। वो पार्क्स वगैरह, ठीक है, वो पार्क्स भी क्यों बनाते हैं हम, आएंगे पार्क्स वगैरह पे आएंगे। आई डेलिबरेटली
jumped over that particular example क्योंकि वो आगे यूज आएगा, फिर नहीं तो रिपीटेशन होगा। देखो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, ठीक है, देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, आपको फैक्टर्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कर सको। एक दूसरी टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं विच आर नोन एज फुट लूज इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्रीज? फुट लूज इंडस्ट्री, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं विच कैन बी लोकेटेड इन वेराइटी ऑफ प्लेसेस। इनको जगह से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि रॉ मटेरियल के पास होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है फुटलूज इंडस्ट्रीज को बेसिकली, ठीक है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, चाहे वेट लूजिंग हो चाहे अदरवाइज हो, इनको डिपेंडेंट नहीं है। दीज आर नोन एज व्हाट? फुटलूज इंडस्ट्रीज। ये कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो ज्यादातर डिपेंड करती है कंपोनेंट पार्ट्स पर। किस पर डिपेंड करती है? कंपोनेंट पार्ट्स पर, कि एक जगह से डिफरेंट आप पार्ट्स लेकर आ जाते हो, ठीक है, आपको वो पार्ट्स मिल जाते हैं एंड उन पार्ट्स को आप असेंबल करके एक साथ करके यू क्रिएट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस इंडस्ट्री को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दीज आर नोन एज द फुटलूज इंडस्ट्रीज, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट्स कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं, ये वो कहीं से भी दे कैन गेट दोज पार्ट्स, दे प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल लेबर फोर्स होती है, ध्यान दो इस चीज पे। फुटलूज इंडस्ट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर स्टेटमेंट आ गई, यूपीएससी तुमको सिंपल स्टेटमेंट नहीं देने वाला, ठीक है। तो ट्राई टू पे अटेंशन टू द फैक्ट कि यार फुटलूज इंडस्ट्री अगर मेरे को अच्छे से प्रॉपरली डिफाइन करनी है तो हाउ आई विल बी एबल टू डू दैट। नंबर वन थिंग, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, चाहे वो वेट लूजिंग और अदरवाइज दूसरे टाइप को, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है वो? कंपोनेंट पार्ट्स पर। प्रोडक्शन कैसी होगी? स्मॉल क्वांटिटी में। लेबर फोर्स, स्मॉल लेबर फोर्स विल बी यूटिलाइज। अब कंपोनेंट्स पार्ट को जोड़ रहे हो ना, कंपोनेंट पार्ट्स को जोड़ रहे हो, तो ज्यादातर फुटलूज इंडस्ट्रीज क्या पॉलिटिंग होगी? पॉलिटिंग नहीं होगी। फुटलूज इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है द एक्सेसिबिलिटी बाय द रोड नेटवर्क, क्योंकि सामान कम है, जरूरी नहीं कि रेलवे हो आपके आसपास, रोड ट्रांसपोर्टेशन से वो काम चल सकता है, ठीक है। तो रोड नेटवर्क का एक्सेस होना, दिस इज इंपॉर्टेंट। किस चीज को प्रायोरिटाइजेशन दी जाती है फुटलूज इंडस्ट्री में? स्किल्ड लेबर को, टेक्नोलॉजी को एंड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेम सम ऑफ द फुटलूज इंडस्ट्रीज। द इंडस्ट्रीज रिलेटेड विद कंप्यूटर चिप्स, कंप्यूटर के कंपोनेंट धीरे धीरे छोटे 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 पार्ट्स असेंबल करा, यू क्रिएट अ चिप, कंप्यूटर चिप्स। डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री, डायमंड आया, उस जगह पर बैठे लगे हुए हैं लोग इन अ वेरी स्मॉल एरिया, स्मॉल लेबर फोर्स, यू आर डन। वॉच मेकिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दीज आर नोन एज व्हाट? फुटलूज इंडस्ट्रीज, ठीक है। either you should be aware about these things, number one, ठीक है। either you should be aware about these things, if not then these things or the whatever we are learning here, these things should make an impact over your mind, ठीक है। उसको ऐसे जाने मत देना आगे से, कभी सोचो कि ना एम आई छोटा मोटा चल रहा है कि ठीक है, these things should make an impact। पता है ये बात क्यों बोल रहा हूं? ठीक है, बिकॉज इसके प्रीलिम्स के बाद ना एक स्टेज है, वो ये वाली जो स्टेज है जो तुमको पता है, ठीक है। इस टाइम पे आई एम मतलब वार्निंग ही ले लो और हटाओ बाकी सारी चीजें। वार्निंग किससे लो? यू शुड नॉट कम अप विद एक्सक्यूजेस लाइक मेरे पास कंटेंट नहीं है। सारी एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद मेंस के ऐसे कौन क्वेश्चन होते ही नहीं है कि जिसके लिए आपके पास कंटेंट अवेलेबल ना हो, अगर आप प्रॉपरली जो पढ़ा है उसको यूज करना जानते हो, ठीक है। तो ट्राई टू इंश्योर दैट यू आर पेइंग अटेंशन टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट प्लीज,
ठीक है, हाँ अच्छे से करना। चलो, फुटलूज इंडस्ट्रीज होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एग्जाम्पल्स हो गए। डन। और सैमसंग वाला फैक्ट्री चले यूपी में, आगे। लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सब असेंबलिंग। आएंगे आएंगे, जाने दो उसको। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन। ठीक है, किस बेसिस पे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर रहे हैं? बेस्ड ऑन दिस साइज, किस साइज की इंडस्ट्री है, छोटी है, मीडियम है, बड़ी है, क्या है? इनपुट और द रॉ मटेरियल। इनपुट क्या आ रहा है? एग्रीकल्चर से इनपुट आ रहा है, मिनरल आ रहा है, केमिकल्स है, फॉरेस्ट से आ रहा है, एनिमल से आ रहा है। इनपुट कहां से आ रहा है? किस चीज को हमको आउटपुट में कन्वर्ट करना है, तो इनपुट कैसा है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आउटपुट कैसा है? क्या आपका प्रोडक्ट किसी दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए बन रहा है? आर यू मेकिंग प्रोडक्ट फॉर सम अदर इंडस्ट्री, और आर यू मेकिंग द प्रोडक्ट डायरेक्टली फॉर द कंज्यूमर? ठीक है, ये है आउटपुट वाला। ओनरशिप, इट कुड बी अ पब्लिक सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इट कुड बी अ प्राइवेट सेक्टर, इट कुड बी अ जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, तो इसको बेसिकली एक बार रीड कर लेना। ठीक है, नीचे तो हम इसको पढ़ ही रहे हैं, एक बार जब ऑल ओवर रिवाइज करो तो उसको यहां से रिवाइज करना। ठीक है, चलो, सबसे पहले आता है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज। क्विकली करेंगे, जहां पर इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वहां थोड़ा सा रुक के चीजों को समझेंगे, नहीं तो विल गो लाइक अ, ओके। साइज के बेस पर द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ये सब डिटरमाइन करती हैं द साइज ऑफ द इंडस्ट्री। कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई है, कितने वर्कर्स काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्शन आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये तीनों चीजें क्या डिफाइन करती हैं? द साइज ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स, कैपिटल, वर्कर्स, प्रोडक्शन, हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्री, हाउस होल्ड और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सेकंड, स्मॉल स्केल। थर्ड, लार्ज स्केल। ठीक है, ये अभी बेसिक चल रहा है अपना। हाउस होल्ड को और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेम नेम, ये सबसे स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? देखो भाई, लोकल रॉ मटेरियल होगा, लोकल रॉ मटेरियल का यूज होगा, सिंपल टूल्स का यूज होगा, ज्यादातर काम घर में होगा। ठीक है, और फैमिली मेंबर्स या पार्ट टाइम लेबर्स का यूज करके प्रोडक्शन को किया जाएगा। ये होती हैं कौन सी? हाउस होल्ड और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स समझ गए सारी की सारी। लोकल रॉ मटेरियल, आर्टिसंस यूज करेंगे, सिंपल टूल्स का यूज करेंगे, ज्यादातर काम घर पर होगा। ठीक है, फैमिली मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, पार्ट टाइम लेबर भी पार्टिसिपेट कर सकती है। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा, इट विल बी मोस्टली विल बी फॉर द कंजम्पशन, इट विल बी मोस्टली फॉर द कंजम्पशन ऑफ द सेम हाउस होल्ड, या फिर आप उसको लोकल मार्केट। डू यू रिमेंबर सब्सिस्टेंस फार्मिंग? सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर याद है? जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है बिल्कुल वैसा ही क्या है? हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एंड और कॉटन, सॉरी, कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग। कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, सर वो कैपिटल एमएसएमई, और आई नो, तो एमएसएमई। वो उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट है ना, अभी थोड़ा सा थ्योरी कर लेते नो, हैं। मैंने फॉर एग्जांपल, हाँ, माइक्रो स्मॉल एंड जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उसमें जो सबसे छोटे वाले पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कैपिटल एंड ट्रांसपोर्टेशन डू नॉट विल्ड मच इन्फ्लुएंस। क्यों? क्योंकि आपको लोकल मार्केट में करना है, लोकली आपको सामान मिल जाएगा, आसपास के लोग हैं, तो ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन, ज्यादा कैपिटल आपके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग का लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस है। लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस होने का मतलब, देखो तुम इन चीजों को यार, पता नहीं, अगर उन्होंने
यूपीएससी सोचेगा मैं इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम उसमें भी अटक जाओगे। लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस का मतलब ज्यादा ट्रेड नहीं हो रहा है सामान के बीच में, ज्यादा पैसे का इधर उधर मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसका ज्यादा कमर्शियल सिग्निफिकेंस भी नहीं है। ठीक है, बेसिक बेसिक जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो इसके अंदर आएंगे, फूड स्टफ, फैब्रिक्स, मैट्स, कंटेनर्स, टूल्स, फर्नीचर, शूज, इस टाइप की बहुत सारी चीजें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग अब होम से, हाउस होल्ड से उठ के, ठीक है, सर लो हाउस होल्ड से, लो क्या, लो कमर्शियली इनसिग्निफिकेंट, लो लो कमर्शियल कमर्शियल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मीन्स वो एक्सपेंसिव, प्रोडक्ट्स आर नॉट एक्सपेंसिव। नहीं नहीं, लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस मतलब कि जो ऑल ओवर जो इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें उसका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, देर इज नॉट मच बीइंग ट्रेडेड, थिंग्स आर बीइंग बॉट, थिंग्स आर बीइंग सोल्ड, तो उसका ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो आपस में ही सारी की सारी लोकली चीजें डन हो जाती है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग, अब हाउस होल्ड पर बात नहीं है। ठीक है, अब द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, अ वर्कशॉप आउटसाइड द होम और द कॉटेज। होम और कॉटेज से बाहर कहीं पर क्या है आपके पास, एक वर्कशॉप है, दैट इज व्हाट द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज। लोकल रॉ मटेरियल तो यूज होगा ही होगा, कुछ सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स का भी यूज होगा। हाउस होल्ड और कॉटेज में मशीन्स का ज्यादा यूज नहीं था। सिंपल मशीन्स का यूज किस में होता है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। लेबर कैसा होगा, विल इट बी, घर के लोग काम इजीली कर सकते हैं, नहीं, दे विल हैव टू बी सेमी स्किल्ड लेबर। ठीक है, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड रेजेस द लोकल परचेजिंग पावर। अब जब लोग वहां पर एम्प्लॉयड हैं तो दे विल बी गेटिंग अ सैलरी एंड एवरीथिंग, चीजें मार्केट में सोल्ड होंगी। ठीक है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज होगी। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ज्यादातर इस पे फोकस करते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई, बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट नंबर वन, more employment. These are the two reasons why the developing countries are favoring the small scale manufacturing, These are labor intensive, labor intensive industries. Countries like like India, Vietnam. China, Vietnam. Indonesia, Brazil, Vietnam, yes, that is also part. लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, अब सारी की सारी मशीन्स यूज कर लो, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर लो, असेंबली लाइन का यूज कर लो मास प्रोडक्शन में। असेंबली लाइन समझते हो कि जो कार्स वगैरह के जो मैन्युफैक्चरर है ना, उन्होंने असेंबली लाइन के कॉन्सेप्ट्स लेकर आए थे कि आपका कोई भी एक रॉ जो मटेरियल है वो यहां से मूव करेगा और इस ट्रेडमिल पर आगे की तरफ मूव करेगा, एंड डिफरेंट डिफरेंट पीपल विल बी प्रेजेंट ओवर हेयर, और उसमें कुछ कुछ एडिशंस करते रहेंगे, एंड व्हेन द प्रोडक्ट विल रीच टू दिस पॉइंट द प्रोडक्ट इज रेडी, दिस इज नोन एज एन असेंबली लाइन। ठीक है, कार का एक बेसिक स्ट्रक्चर यहां से शुरू हुआ, इसने हैंडल वगैरह अंदर की चीजें ऐड कर दी, इन्होंने सीट कवर ये ऐड कर दिया, इन्होंने ये ऐड कर दिया, इन्होंने, एंड फाइनली आपके पास यहां तक जब कार निकलेगी तो दे आर वेरी बिग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बिकॉज दे आर यूजिंग व्हाट, असेंबली लाइन। इसकी वजह से क्या हो पाता है, देर इज मास प्रोडक्शन, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, इट विल रिक्वायर लार्ज कैपिटल, दीज आर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। ठीक है, ओके। तो manufacturing developed in the last 200 years, especially in the developed countries, UK, USA, northeastern USA, I'm talking about northeastern USA, सबसे पहले वहीं पर डेवलप हुई थी चीजें, यूरोप। ठीक है, अब तो ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में हर जगह है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, चाइना लीडिंग द कोर्स, फाइन। तो दीज आर हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, कॉटेज, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। ठीक है, फाइन। चेन्नई, ठीक है, कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, इज नोन एज द डेट्रॉइट ऑफ इंडिया।
ठीक है, वो क्या है, इट इज नोन एज द डेट्रॉइट ऑफ इंडिया और द डेट्रॉइट ऑफ एशिया। ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज, ध्यान से सुनना, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके वहां पर ना डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, टाउन्स, हब, इंडस्ट्रियल हब डेवलप हुए। ठीक है, जब डेवलपिंग कंट्रीज ने उन कॉन्सेप्ट्स को कॉपी किया तो उन सिटीज को भी हम उन्हीं नामों से बुलाने लगे। ठीक है, जैसे डेट्रॉइट वॉज, डेट्रॉइट क्या है, इट इज अ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वहां पर सबसे ज्यादा डेवलप हुई डेट्रॉइट में। ठीक है, इंडिया के अंदर, चेन्नई के अंदर जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई तो वी स्टार्टेड कॉलिंग इट व्हाट, द डेट्रॉइट ऑफ इंडिया और द डेट्रॉइट ऑफ एशिया। ठीक है, चेन्नई को हम क्यों बुलाते हैं, बिकॉज 30% ऑफ इंडियाज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, वो मेजरली कहां पर लोकेटेड है, दे आर लोकेटेड इन चेन्नई। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ कुछ चीजें बीच में लर्न करते चलना एज फैक्ट्स, या तो यूपीएससी में हेल्प हो या पीसीएस में हेल्प हो, और इफ यू आर गोइंग फॉर एनी अदर तो या तो वहां हेल्प हो। ठीक है, बट समवेयर डाउन द लाइन डू नॉट मिस एनी पॉइंट। ओके, हाँ, गुड। ऑन द बेसिस डेट्रॉइट ऑफ सर यूएस, आएंगे आएंगे उस पर क्या? भी आएंगे, आएंगे आएंगे, जगह का नाम है, जगह का। ठीक है, Yeah, there's a city, I think. ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स में बी ग्रुप्ड अंडर टू ब्रॉड नेम्स। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है ना, हम उनको दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तो पता लग गया ना क्या है। नाउ वी आर अवेयर ऑफ द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यस और नो। अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा। एक वो ट्रेडिशनल एरियाज, एक वो ट्रेडिशनल एरियाज जो कभी से ही, जहां पर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। ठीक है, कहां पर मिलेंगे वो एरियाज, डेवलप्ड कंट्रीज में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या होने लग रहा है, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज भी है ना, वहां पर हाई टेक्नोलॉजी वाली लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप हुए। ठीक है, ये है सेकंड कैटेगरी। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को टू टाइप्स में डिवाइड करो। वन इज जो ट्रेडिशनली चलते ही आ रहे हैं, बहुत बड़े एरियाज बन चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब्स बन चुके हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन, लेकिन कहां डेवलप हुए हैं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में, यानी डेवलपिंग कंट्रीज में। बात हुई क्लियर। ठीक है, अब कुछ मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज देखो। मोस्टली जो ये एरियाज है ना, ये ट्रेडिशनल एरियाज हैं। कैसे एरियाज हैं, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स। कौन कौन से देखो, जर्मनी में द रूर रीजन। ठीक है, ये किस लिए फेमस है, इट इज फेमस फॉर कोल, आयरन एंड स्टील एंड मशीनरी। ठीक है, द सार एंड द लोरेन रीजन, जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर एरिया पर है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, सैम्ब्रे म्यूस वैली, इट इज लोकेटेड इन बेल्जियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। द मिडलैंड्स ऑफ व्हाट, मिडलैंड्स ऑफ यूके, they are important for engineering, automobile and the metal industries. The Lancashire and the Yorkshire of UK, cotton, textile and wool. इनका मेंशन आपको कहाँ मिलेगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक्स में ही मिलेगा। लैंकाशायर क्लोथ, यॉर्कशायर। ठीक है, ये कहाँ की सिटीज हैं, दीज आर द सिटीज ऑफ यूनाइटेड किंगडम। किस लिए फेमस थी, कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए और वुलन टेक्सटाइल के लिए। तो इंडिया में जितनी एरियाज थे जो कॉटन टेक्सटाइल्स बना रहे थे, वुलन बना रहे थे, उनका डायरेक्ट कंपटीशन किससे था, लैंकाशायर एंड यॉर्कशायर जैसी सिटीज के साथ। क्लियर हो गया, एक बार क्विकली इसको लर्न करोगे ताकि इसमें से कोई पॉइंट मिस ना हो जाए जल्दी से। हम्म, जल्दी से इस पॉइंट को एक बार तुम लर्न कर लो।
हो गया? नहीं, सिंपल ही तो है, इतना कहाँ। ओके, चलो आगे आ जाओ। ग्रेट लेक्स इंडस्ट्रियल बेल्ट। अब देखो, एरिया चेंज हो गया। ये वाला एरिया यूरोप का था, ठीक है, ये एरिया नॉर्थ अमेरिका का। द ग्रेट लेक्स इंडस्ट्रियल रीजन बेल्ट ऑफ यूएसए। ग्रेट लेक्स पता है ना पांचों? होम्स, लेक ह्यूरोन, एरी, ओंटारियो, मिशिगन, है ना? याद है नहीं है? हाँ, वहीं पर लोकेटेड है डेट्रॉइट भी, ठीक है, शिकागो, क्लीवलैंड, ऑल आर दीज सिटीज ऑफ यूएसए। पिट्सबर्ग रीजन यूएसए का किस लिए फेमस है? स्टील के लिए। पूरा का पूरा ग्रेट लेक्स वाला जो एरिया है, जो पांचों की 5 लेक्स है, द 5 लेक्स आर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। ये जो पूरा का पूरा एरिया है, दिस इज अ दिस इज एन इंडस्ट्रियल बेल्ट रीजन। जैसे इंडिया में इंडस्ट्रियल बेल्ट है ना, वैसे ये एरिया भी इंडस्ट्रियल बेल्ट का है। ये लेक्स क्या प्रोवाइड करती हैं? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। ओके, हाँ, उन्हीं एरियाज में क्या लोकेटेड है? डेट्रॉइट। किस लिए जाना जाता है डेट्रॉइट? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। इंडिया में किसने ये टाइटल लिया? चेन्नई ने। बात कनेक्ट हुई? हम्म, हाँ, ठीक। पिट्सबर्ग रीजन स्टील इंडस्ट्री के लिए, अगेन यूएसए। द न्यू इंग्लैंड रीजन ऑफ यूएसए, इट इज फेमस फॉर टेक्सटाइल एंड सम लाइट इंडस्ट्रीज। लाइट इंडस्ट्री मतलब छोटी 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 बहुत सारी इंडस्ट्रीज। कौन सा एरिया? न्यू इंग्लैंड ऑफ यूएसए। कहाँ है न्यू इंग्लैंड? वेर इज न्यू इंग्लैंड? न्यू इंग्लैंड कहाँ पर है, वही पूछ रहा हूँ। यूएस किचन नहीं होगा। आप ऑफ कोर्स यूएसए, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखा हुआ है यूएसए। भारी दिमाग ओके, का उपयोग। नहीं मैंने सोचा कुछ अलग ही होगा, आप इतना इजी तो नहीं पूछेंगे। नहीं है तो यूएसए में, नॉर्थ बट ईस्ट वेयर इन यूएसए है ना। यूएसए? अभी तुमने एक चीज नोटिस नॉर्थ की थी जब, हाँ, अभी हमने बात की थी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट यूएसए की। दैट इज वेयर द न्यू इंग्लैंड इज लोकेटेड। देखो, आ, ऐसे करके उसका मैप है यूएसए का, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यूएसए का, यहां पर यूएसए के 6 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं? 6 स्टेट्स, ठीक है। मेन, न्यू हैम्पशायर, वर्मोंट, मैसाचुसेट्स, ठीक है। उसके अलावा देर इज कनेक्टिकट एंड देर इज रोड आइलैंड, ठीक है। ये 6 स्टेट्स हैं वहां पर। इन 6 स्टेट्स को मिलाकर वी कॉल देम एज न्यू इंग्लैंड, बिकॉज दिस वॉज द एरिया जहां से चीजें शुरू हुई थी, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है। वहां पर मैसाचुसेट्स में देर इज अ प्लेस नोन एज बोस्टन, ठीक है। इट वॉज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वगैरह, उस टाइम पे ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका मेंशन याद रखना, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह में इसका यूज होता है। सदर्न ओंटारियो, इट इज इन कनाडा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट अगेन। अच्छा, और भी रीजन पे आ जाओ, थोड़ा सा ईस्टर्न यूरोप की तरफ आ जाओ। डॉनबैस विच इज इन यूक्रेन, कोल एंड हैवी इंडस्ट्री, ये न्यूज में ही रहता है डॉनबैस वाला रीजन। द यूराल इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ रशिया, मॉस्को ट्यूला रीजन ऑफ रशिया इंजीनियरिंग के लिए। अपर सिलेशिया विच इज इन पोलैंड, कोल एंड मेटलर्जी। तो व्हाट यू हैव टू डू इज भाई, इन सभी रीजन्स को थोड़ा सा एक बार देख लेना बाद में, ठीक है। दीज आर द ट्रेडिशनल मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आ गई बात? चीजें थोड़ी 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 जितनी ज्यादा पता होंगी, उतना ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़े? हाँ, गुड, हो गया ये। इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज, घर, स्मॉल, लार्ज। लार्ज के भी 2 पार्ट्स, ट्रेडिशनल, न्यू, हाईटेक। ट्रेडिशनल वालों के सारे एग्जांपल्स देख लिए, मेजर एग्जांपल्स, ठीक है। कभी सामने आए तो यूज करना। इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द इनपुट, या फिर किस टाइप का रॉ मटेरियल यूज हुआ है। रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, केमिकल, फॉरेस्ट और एनिमल बेस्ड। ज्यादा है डिस्कस करने की जरूरत? शुगर केन इंडस्ट्री है, कहां पर होगी, किस में आएगी? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है।
बिकॉज शुगर केन इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो कहां से आ रहा है? एग्रीकल्चर यानी शुगर केन से आ रहा है, राइट? तो किस में चला गया? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। क्या अगर तुमको 3-4 इंडस्ट्रीज बोल दी जाए तो उनको डिफाइन कर लोगे ना, कहाँ कहाँ पर कौन सी जाएंगी? हाँ, सिर्फ एग्जांपल देख लें। टी, कॉफी, कोकोआ, स्पाइसेस, ऑयल, फैट, टेक्सटाइल्स, कॉटन, जूट, सिल्क, रबर, ये सब क्या है? ऑल दीज आर पार्ट ऑफ व्हाट? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, मिनरल बेस्ड। दो बीच में इधर उधर की चीजें उनको रीड कर लेना, देर इज नथिंग मच एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो बस हैं, बस वो हैं। मिनरल बेस्ड, हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स का मान लो यूज करते हैं, ठीक है? हम सीमेंट की जो इंडस्ट्री है, इट इज बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल मिनरल्स ओनली ना, पिछले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा है। तो सीमेंट विल बी पार्ट ऑफ व्हाट? मिनरल बेस्ड। पोट्री इंडस्ट्री, इट विल बी अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। पेट्रोलियम से रिलेटेड सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक जैसी इंडस्ट्रीज, ये प्लास्टिक वगैरह फॉर्म किससे होंगे? फॉर्म तो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से होंगे ना, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम है क्या? है तो बेसिकली केमिकल्स ही, तो दे विल बी पार्ट ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर अगेन केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। जिन इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से आता है, ठीक है? फर्नीचर इंडस्ट्री, टिम्बर से रिलेटेड, ठीक है? ग्रास पेपर इंडस्ट्री, लैक इंडस्ट्री, ठीक है, जिनसे बैंगल्स वगैरह बनती हैं, दे आर पार्ट ऑफ व्हाट? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। पोट्री क्या यूज होती है? किससे बनाते हैं? मिट्टी से। हाँ, तो सैंड, मिनरल, माइनर मिनरल। एनिमल बेस्ड, एनिमल बेस्ड होती है। लेदर इंडस्ट्री इज एनिमल बेस्ड। वूल इंडस्ट्री, ठीक है? आइवरी, एलिफेंट टस्क वगैरह, इनसे दीज आर दी एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। जस्ट क्विकली रीड देम, उनके एग्जांपल्स देख लेना कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। फोकस, फोकस जहां होना चाहिए वहां पर, ठीक है? हजार चीजें मिलेंगी बीच में। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट, दो टाइप से। इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री भी हो सकती है। बेसिक इंडस्ट्री क्या करेगी? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील प्लांट स्टील बनाता है और वो स्टील को सेल करता है किसी दूसरी इंडस्ट्री को, तो आयरन एंड स्टील प्लांट क्या बन गया? एक बेसिक इंडस्ट्री, और ऑल्सो नोन एज द की इंडस्ट्री, क्योंकि इसी पर ही बाकी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट हैं। अगर कोई इंडस्ट्री डायरेक्टली कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट बना रही है तो दोज आर दी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। Any industry could be at the same point of time be a basic industry or a consumer industry. ठीक है? इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप, कुछ है नहीं इसका तो पॉइंट। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, यानी जो भी इंडस्ट्री है उसका मेजोरिटी शेयर होल्डर 51%, मेजोरिटी शेयर होल्डर कौन है? इट इज द स्टेट विच इज द मेजोरिटी शेयर होल्डर, तो वो क्या हो जाएगी? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक है? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट लोगों की, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, कैपिटलिज्म। जॉइंट सेक्टर इसमें दोनों हो सकते हैं, द प्राइवेट एंड द पब्लिक, एंड द कोऑपरेटिव सेक्टर्स। कोऑपरेटिव वाला पहले भी हमने उसमें रीड करा है कि डिफरेंट डिफरेंट पीपल विल कम टुगेदर, दे विल फॉर्म अ कोऑपरेटिव, ठीक है? एंड वो जो कोऑपरेटिव बनाएंगे वो अपने सारे के सारे जितने भी रिसोर्सेज वगैरह वो सब एक्यूमुलेट होंगे, उनका यूज होगा। ज्यादातर जो शुगर इंडस्ट्री है महाराष्ट्र में, कोयर इंडस्ट्री है केरला में, दे फंक्शन ऑन द मॉडल ऑफ द कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। ठीक है? देयर इज नथिंग मच टू बी डिस्कस्ड ओवर हियर, तो वी क्विकली डिड दिस पार्ट। ठीक है? ऊपर वाले में थोड़ा बहुत था, ठीक है? अब आ जाते हैं हम इसके थोड़ी सी एप्लीकेशन मोड पर। इंडस्ट्रीज वाले की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर क्या बात करी? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग।
जो भी गवर्नमेंट होती है उसकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो सकती है, उसकी खुद की कंपनी हो सकती है गवर्नमेंट की। जैसे अलग अलग स्टेट पीएसयूज होते हैं, गुजरात की अलग है, हरियाणा की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, ठीक है। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट यानी इंडिया की भी खुद की कंपनीज हो सकती हैं। दे आर नोन एज व्हाट? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ऑल्सो नोन एज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। कुछ भी बुला लो इसको, हैं बेसिकली क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज। क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज। क्लियर हो गया यहां तक पॉइंट? हेलो, यस ठीक है। सर। चलो, अब यहां पर ना अपना प्रॉपर थोड़ा सा अपना फोकस ले आना इधर। अगर कहीं दाएं बाएं जा भी चुका है ना, तो उसको वही बार वापस ले आओ। ये अपने काम की चीज है, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा फोकस एग्रीकल्चर, ठीक है। किस पे? एग्रीकल्चर। सेकंड 5 ईयर प्लान पे हमारा फोकस, इट वाज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। किस पर फोकस था? इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट पर, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च की, इट वाज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956, ठीक है। ये पॉलिसी अडॉप्ट की ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान। क्या था इस पॉलिसी में? इस पॉलिसी में यह था कि जो स्टेट है, यानी जो हमारी कंट्री है, ठीक है, इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएगी। दे विल बी कॉल्ड एज द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, पीएसयूज। नाउ ये जो पीएसयूज हैं, ठीक है, ये बेसिकली फंक्शन करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंडर में। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। हमने इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करा, ठीक है। किस में डिवाइड करा? डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, बेस्ड ऑन दैट हमने इनको डिवाइड करा, ठीक है। किस उसमें डिवाइड करा? हमने स्टेटस दिया महारत्ना स्टेटस, द नवरत्ना स्टेटस और द मिनी रत्ना स्टेटस। किस पे बेस्ड है ये? ऑन देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड है। अभी तक ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड है, महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना, ठीक है। मिनी रत्ना में भी दो हैं, मिनी रत्ना 1 एंड मिनी रत्ना 2। मतलब जितनी भी सेंट्रल सॉरी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, उनको हमने 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करा, महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना। मिनी रत्ना 1 एंड मिनी रत्ना 2। क्या इनके अलावा भी हमारे पास सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं? द आंसर इज यस। वो आते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्स में, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, शेड्यूल डी, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, ठीक है। ये हमने डिवीजन क्यों करा, हमने इनको स्टेटस क्यों दिया? ताकि इनको कुछ बेनिफिट्स दिए जा सके, ठीक है। कौन देता है ये? इट इज गिवन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, ओके, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस? सीपीएसई है क्या? व्हाट इज सीपीएसपी? बताओ। इट इज अ कंपनी विच इज मेजोरिटी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसको बोलते हैं सीपीएससी। मेजोरिटी मतलब एटलीस्ट 50% ऑफ द शेयर शुड बी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर 1 पार्ट। सेकंड, ये जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ना, या तो ये कंपनीज एक्ट के थ्रू फॉर्म हुई है, या ये किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू फॉर्म हुई है। 2 पॉइंट्स हैं। जो भी सीपीएसपी है, या तो वो कंपनीज एक्ट ऑफ 2003 के अंडर फॉर्म हुई है, इस टाइप के कोई किसी कंपनी लॉ के अंडर फॉर्म हुई है, या फिर वो किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू फॉर्म हुई है, ठीक है।
ये इनके स्टेटस है भाई, महारत्ना, नवरत्ना एंड द मिनी रत्ना। ठीक है, आराम से इस पूरी टेबल को देखना है हमको, और बिल्कुल ध्यान से देखना किन किन पॉइंट्स पे फोकस किया जा रहा है। ओके, ठीक है। महारत्ना स्कीम 2010 में हमने स्टेटस देने शुरू करे, मई 2010 में, ताकि हम सीपीएससीज के जो ऑपरेशंस हैं उनको एक्सपैंड कर सके और ग्लोबल उनको बहुत बड़ा जाइंट बना सके। बेसिकली पॉइंट में ये था। नवरत्ना स्टेटस उससे पहले ही हम देना शुरू कर दिया था हमने 1997 में, ताकि इंडस्ट्रीज को और ज्यादा सपोर्ट दिया जा सके। कंपेरेटिव एडवांटेज, इसकी बात चल रही है। कंपेरेटिव एडवांटेज, दो बच्चे हैं, ठीक है, एक को स्टेटस दे दिया नवरत्ना, दूसरे को नहीं दिया। जिसको नवरत्ना स्टेटस मिलेगा जिस इंडस्ट्री को, उसके पास ज्यादा बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, वो ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगी। मिनी रत्ना स्टेटस अगेन इंट्रोड्यूस इन 1997 to make the public sector more efficient and competitive. Now the industries fight for these status, ताकि उनको पता है कि अगर एक बार ये स्टेटस मिल गया तो विल बी एबल टू हैव मोर बेनिफिट्स, हम और भी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे, विच इज द क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया? ठीक है, महारत्ना कौन बनेगा? वो बनेगा जिसके पास पहले से ही कौन सा स्टेटस है? नवरत्ना स्टेटस। अभी हम नीचे नवरत्ना भी देख लेंगे, ठीक है। अरे भाई वही महारत्ना बनेगा ना जो पहले नवरत्ना रहा होगा। हाँ, तो यहीं से ही अपग्रेड होने लग रहा है यहां पर। आई बात समझ में? ओके। सेकंड, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होनी चाहिए वो कंपनी। आप उसके स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। ओके। मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग अंडर द सेबी, ये रेगुलेशंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट, एवरेज एनुअल टर्नओवर of more than 25,000 crore during the last 3 years, पिछले 3 सालों से हर साल का 25,000 करोड़ का क्या होना चाहिए? एनुअल टर्नओवर। यानी जो उसने माल जो प्रोड्यूस करा, जो सेल करा, इट शुड बी समवेयर अराउंड 25,000 करोड़। ठीक है, टर्नओवर ना प्रॉफिट नहीं होता, टर्नओवर प्रॉफिट नहीं होता। टर्नओवर टोटल उसने जो सेल वगैरह करा वो सारा, जब उसमें से हम कोस्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है, कोस्ट को, टैक्सेस को, इन सब को माइनस कर देंगे, तब निकल कर आता है प्रॉफिट। यहां पर किसकी बात चल रही है? टर्नओवर की। मैं इस वर्ड को क्यों बता रहा हूं तुम्हें? ताकि जब स्टेटमेंट आए तो तुम एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेना उस स्टेटमेंट को कि यार क्या कुछ और तो वर्ड नहीं दे रखा मेरे को। टर्नओवर होना चाहिए। 25,000 करोड़ का क्या है? एनुअल टर्नओवर। कब से? पिछले 3 सालों से मोर देन 25,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर है, नंबर 1। सेकंड, नेटवर्थ, एवरेज एनुअल नेटवर्थ, उस पूरी कंपनी की जो नेटवर्थ है वो मोर देन 15,000 करोड़ होनी चाहिए इन ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। थर्ड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब टैक्स प्रॉफिट की बात आ गई, प्रॉफिट कितना होना चाहिए ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। नेक्स्ट पॉइंट, शुड हैव अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस, इंटरनेशनल ऑपरेशंस। जरूर इंडिया में नहीं रहनी चाहिए, अलग अलग कंट्रीज में उसके ऑपरेशंस चलने चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। ठीक है, अलग अलग उसने वहां पर डेवलप कर रखी हो, तो इट मींस सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस। जब ये सारे के सारे फैक्टर्स पर टिक होता है किसी भी सीपीएससी का, इट बिकम्स व्हाट? इट गेट्स द महारत्ना स्टेटस। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? ठीक है सर एनुअल टर्नओवर का क्या मतलब है? वो टोटल जो Buying and उसकी selling. सेल चलने लग रही है, ठीक है, तो टोटल पैसा एक्सचेंज हुआ है, तो दैट विल बी अंडर ट्रांजैक्शन। दिस ट्रांजैक्शंस वाला पार्ट, सेल वाला पार्ट। मतलब प्रॉफिट से पहले का, कॉस्ट से Sir, पहले का। not buying.
Only बाइंग, sale. सेल वाला, नॉट बाइंग। ठीक है, अब नवरत्ना का देखो। अब नवरत्ना के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? यू शुड हैव अ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस, पहली चीज। सेकंड, you should be part of the schedule A of the CPSC which have obtained excellent or very good rating under the memorandum of understanding in 3 of the last 5 years। तो उसकी कुछ कैटेगरी की रीडिंग्स है, तुम्हें दिमाग में हल्का फुल्का याद रखना है इस पॉइंट के रिगार्डिंग, डिटेल में नहीं जाना। तुम्हें थोड़ा ना मिल रहा है स्टेटस, तो जस्ट गेट अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल कि इसका स्कोर 60 और अबव होना चाहिए इन 6 सिलेक्टेड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। ये अलग अलग परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं, इन सभी का टोटल स्कोर आपका 60 या 60 से ज्यादा होना चाहिए। आपकी जो रेटिंग होनी चाहिए दैट शुड बी एक्सीलेंट और वेरी गुड इन द 3 years आउट ऑफ द लास्ट 5, पिछले 5 सालों में से 3 साल में आपका जो स्टेटस होना चाहिए एक्सीलेंट या वेरी गुड आपको रेटिंग मिलनी चाहिए। यू शुड बी अ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 और शेड्यूल ए सीपीएससी। ठीक है, मिनी रत्ना 1 CPSC which have made profit in the last 3 years continuously, प्रॉफिट बनाया है लास्ट 3 years continuously। ठीक है, प्री टैक्स प्रॉफिट इज 30 करोड़ और मोर। ठीक है, यू कैन रीड दैट। मिनी रत्ना कैटेगरी 2 मेड प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years continuously एंड हैव अ पॉजिटिव नेटवर्थ। उसकी नेटवर्थ कैसी है? पॉजिटिव नेटवर्थ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसकी जो नेटवर्थ है उसको देने पैसे ज्यादा है तो उसकी नेगेटिव में आ जाएगी वर्थ। तो इट शुड हैव अ पॉजिटिव नेटवर्थ, नंबर 1। सेकेंड, इट शुड हैव मेड अ प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years कॉन्टिन्यूसली। इस टाइप की जो कंडीशंस हैं वो ज्यादातर आपको यहां फोकस करेगा, तो तुम भी अपना फोकस इस पे ही ज्यादा रखना। ठीक है, वर्ड्स को मिस आउट मत करना, वर्ड्स लाइक एनुअल टर्नओवर, नेट वर्थ और नेट प्रॉफिट। ठीक है, टर्नओवर में वी लुक एट दी सेल्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्या उसकी प्रोडक्शन है, क्या उसकी सेल्स है, उससे मिलेगा उसका टर्नओवर। उसमें से आप कॉस्ट और बाकी टैक्स वगैरह ये सब चीजें हटा दोगे, यू विल गेट द प्रॉफिट आउट ऑफ इट। सिंपल वर्ड्स में ये है। ठीक है, अच्छा यहां तुम्हें एग्जांपल्स दे रखे हैं महारत्ना के, बेशक से यहां से एग्जांपल लर्न मत करना। देर आर 14 महारत्नाज इन द कंट्री। कितनी महारत्ना है? 14। 14 के 14 याद होनी चाहिए कि ये 14 है। तो अगर तुमको कल को कोई लिस्ट दे दे, तुमको पता होना चाहिए इसमें से कौन सी महारत्ना और कौन सी नहीं। समझ में आ गया? नवरत्ना एंड मिनी रत्ना में से तुम्हें पता होना चाहिए द अपडेटेड न्यू एरियाज। ये काफी होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो इसका तुम थोड़ा बहुत यहां से देख सकते हो, इसमें तुम्हें आइडिया लग जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दीज आर नवरत्ना कंपनीज। ठीक है, मिनी रत्ना कैटेगरी 1, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये क्या है? दीज आर मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनीज। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ व्हाट द गवर्नमेंट Sir, इज ट्राइंग टू where डू। are those 14 अभी companies? सब सब आ जाएगा, जो लिखा हुआ है ना सामने वो आ ठीक जाएगा। है। ठीक है, हो जाएगा, टेंशन ना लिया कर। ओके, गवर्नमेंट क्या कर रही है बस सुनो। मैं बस ये चाहता हूं कि द एम्फेसिस विच इज वो जो लगाया जा रहा है तुम उसको समझो सिर्फ, और उसके प्रोपोर्शन में ही एफर्ट्स लगाओ। ठीक है, हाँ इनवर्स नहीं जाना उसके, बेटा उसका प्रोपोर्शनल की बात हुई है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है? गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम रिक्लासिफाई करेंगे महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्नास को। रिक्लासिफाई करने का मतलब कि अभी क्या चल रहा है, अभी फाइनेंशियल उसकी क्या स्टैंडिंग है, ज्यादातर तो हमने यही देखा
एनुअल टर्नओवर, प्रॉफिट, दिस एंड दैट, ये सब चीजें देखी, नेटवर्थ। हमको और पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस करने ताकि और भी कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटस बन सके। तो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, दिस इज द अपडेटेड थिंग। क्या करा गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग? reclassification based on performance assessment of the CPSC by introducing 2 new Ratna categories in addition to the existing Maharatna, Navratna and Mini Ratna status। 2 और रत्ना स्टेटस वो लाना चाहता है। नंबर 1 थिंग, ये भी तो कभी आए होंगे महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना, उनके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी बनाओ कोई रत्न। ठीक है, तो 10 member committee was constituted by the cabinet under the leadership of cabinet secretary, ठीक है, TV Somnathan। Now this committee is conducting the revaluation कि किस बेसिस पे हम न्यू रत्ना कैटेगरीज ला सकते हैं और स्टेटस देने का क्या क्राइटेरिया और हम रीवैल्यूएट कर सकते हैं। गॉट इट? मैंने यहां पर सिर्फ बेनिफिट्स ऑफ महारत्ना लिखे बिकॉज यही इंपॉर्टेंट है। सोच के देखो, किसी भी कंपनी को महारत्ना का स्टेटस मिला, अब बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के 5000 करोड़ तक वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है वो कंपनी। ठीक है। सेकंड, कैन इन्वेस्ट अप टू 15% ऑफ द नेटवर्थ इन अ प्रोजेक्ट। आपकी जितनी नेटवर्थ है, 15,000 करोड़ से तो ज्यादा ही नेटवर्थ होगी, यही तो रूल था उसका। हाँ, नेटवर्थ 15% आप इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट में। ठीक है, आपके पास ज्यादा फ्रीडम है जॉइंट वेंचर्स और मर्जर्स की। इंटरनेशनल ऑपरेशंस को थोड़ा सा मोर इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट्स में फास्टर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो तुम देख रहे हो ऑर्गेनाइजेशनल ऑटोनॉमी ज्यादा हो जाती है, फाइनेंशियल फ्रीडम उस कंपनी की ज्यादा हो जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग वो ज्यादा हो जाती है। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग अ महारत्ना स्टेटस। क्लियर है भाई यहां तक? हाँ या ना? तो बोल भाई। यस सर। बैठे हैं सिर्फ। Yes, sir. 14 महारत्ना कंपनीज। ठीक है, इट इज, यहां से इस लिस्ट को लर्न कर लेना। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड। गेल वॉज अर्लियर नोन एज द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको 2024 में मिला है तो थोड़ा सा अपडेटेड है उस ऊपर वाली पिक्चर के कंपैरिजन में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एनटीपीसी विच इज द नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स को वो देखता है। ओएनजीसी, ये आज देखा ही था, दिस वाज रिगार्डिंग द नेचुरल गैस और ये सब। ऑयल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो गो थ्रू ऑल द महारत्ना कंपनीज। ठीक है, ट्राई टू लर्न देयर नेम्स। नवरत्ना स्टेटस कितनी कंपनीज के पास है? करंटली देयर आर 27 CPSCs विच आर हैविंग द नवरत्न स्टेटस। अपडेटेड वाले की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, रिसेंटली किसको मिला था? सारी की सारी, यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। कौन सी? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। कहां पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन असम। ठीक है, इसको रिसेंटली नवरत्ना स्टेटस मिला इन दिसंबर 2025। इट बिकेम द 27th CPSC। ठीक है, इट इज द डिवीजन ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड की मल्टीपल डिविजन्स हैं, उसकी अलग अलग सब्सिडरीज हैं, उसमें से एक सब्सिडरी कौन सी है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक है, सर इसरो DRDO नहीं है ना। मिनी रत्ना स्टेटस, गो थ्रू द लिस्ट ना। मिनी रत्ना स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो अगेन देयर आर नंबर ऑफ देम, मिनी रत्ना 1 एंड मिनी रत्ना 2। सबसे रिसेंटली किसको मिला? यंत्रा इंडिया लिमिटेड को। इट वाज अकॉर्डेड द मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस।
मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस, क्योंकि इसने पिछले 4 इयर्स में अपने आप को एक प्रॉफिट मेकिंग डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना दिया। ये स्टेटस इसको कब मिला? फरवरी 2026 में। किसको? यंत्र इंडिया लिमिटेड। जितना देख रहे हो उतना ही लर्न कर लेना, ज्यादा इधर हाथ पैर नहीं मारने, ठीक है? बस ये जान लो कि यंत्रा इंडिया लिमिटेड है क्या। एक छोटी सी वो सुनो, हमारी कंट्री में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड है नहीं था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होती हैं जो डिफेंस के रिगार्डिंग चीजें बनाती हैं, ठीक है? एम्यूनिशंस, ये वो सारी की सारी जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, वो कौन बना रहा है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड। इन फैक्ट्रीज के अंदर, वाई द वर्ड फैक्ट्रीज इज रिटन? बिकॉज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर 41 सच फैक्ट्रीज वर देयर। हाउ मेनी? 41 सच फैक्ट्रीज वर देयर। हमने इन 41 फैक्ट्रीज को रीस्ट्रक्चर करा, विच इज नोन एज द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। रीस्ट्रक्चर कर दिया, कब करा? 2021 में। और हमने इन 41 प्रोडक्शन यूनिट्स को कन्वर्ट कर दिया 700% गवर्नमेंट ऑन डिफेंस। अरे डिफेंस वाली 100% 7 फैक्ट्रीज में कन्वर्ट कर दिया। उसमें से एक है यंत्रा इंडिया लिमिटेड, इज वन ऑफ द 7 न्यूली क्रिएटेड डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इज इट क्लियर? यस। यंत्रा इंडिया लिमिटेड याद रह जाएगा, Yes, sir. नुमालीगढ़ रिफाइनरी याद रह जाएगा। Yes, sir. नुमालीगढ़ रिफाइनरी तुमसे पूछेंगे कैसे, ये सवाल नहीं है, वो तो कैसे भी पूछे, तुम याद रखो, नवरत्ना, नुमालीगढ़, असम, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है? डन हो गया भाई? हाँ या ना? यस सर। हाँ तो फिर ठीक है, इसमें कुछ नहीं है भाई, इसमें सच में ही कुछ नहीं है। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अभी तो बताया था, हाई टेक्नोलॉजी अलग अलग इंडस्ट्रीज, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, हाई टेक्नोलॉजी न्यू इंडस्ट्रीज आई डेवलपिंग कंट्रीज में। क्यों आई? ज्यादा से ज्यादा हाई टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स वगैरह ये सब यूज होने लगे, मैन्युफैक्चरिंग होने लगी डेवलपिंग कंट्रीज में, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज आ गई, ठीक है? न्यू सेंटर्स आने लगे, ठीक है? इन हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में व्हाइट कॉलर पीपल आर मोर देन द ब्लू कॉलर पीपल, यस और नो? है ना? टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में व्हाइट कॉलर पीपल विल बी मोर देन द ब्लू कॉलर पीपल, यस और नो? यस सर। तुम्हें कॉलर्स याद है? हैं? न्यू कॉलर किसका था? सारी लाओ, बोलना मत बिल्कुल। न्यू कॉलर किसका था? साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी तो एग्जाम्पल हुआ ना साइन। आईटी सेक्टर, वो IT जिनके लिए ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल स्किल्स और डिग्रीज डिग्रीज चाहिए की होती। रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको स्किल्स रिक्वायरमेंट होते हैं न्यू एज के। फॉर एग्जाम्पल द साइबर सिक्योरिटी, Skills क्लाउड requirement कंप्यूटिंग, होती। ठीक है? आई होप तुम दोनों का एक ही रूम में आए रोल नंबर, ओके? सारे के सारे याद करो, ठीक है? चलो लर्न करते रहा करो। अच्छा, अलग अलग होगी डेवलप, अभी क्या कर सकते हैं इन हाईटेक इंडस्ट्रीज, जिन एरियाज में हाईटेक इंडस्ट्रीज डेवलप होते हैं उन सिटीज को टेक्नोपोलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्नोपोलिस, ठीक है? हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि सिलिकॉन वैली थी सैन फ्रांसिस्को के पास, ठीक है? सिलिकॉन फॉरेस्ट है, पहले सिलिकॉन वैली थी सैन फ्रांसिस्को के पास, फिर सिलिकॉन फॉरेस्ट आ गया सिएटल के पास। ये दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल्स हैं? टेक्नोपोलिस इन यूएसए के, ठीक है? इंडिया में, इंडिया का प्राइमरी टेक्नोपोलिस कौन बना? बेंगलुरु। अलग अलग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज आई वहां पर बेंगलोर के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, ओके? हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम, चेन्नई, ये सब क्या इंडिया के? दीज आर ऑल द टेक्नोपोलिस ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज दे आर हैविंग हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। इज इट क्लियर? हेलो, ठीक है।
Yes, sir. एक ही लास्ट पार्ट और करते हैं, विच इज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री वाइज आ जाओ नीचे धीरे धीरे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल तुमको पता ही है, ठीक है। वी हैव टू क्रिएट द प्रोडक्ट्स, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह वो सब करने लग रहा है, ठीक है। इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन। Why we are calling it the only industry which is self-reliant and complete in value chain? Because Jute production. टेक्सटाइल में रॉ मटेरियल से लेकर जो फाइनल हाईएस्ट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनता है वो सब इंडिया में अवेलेबल है। वी आर प्रोड्यूसिंग द रॉ मटेरियल, मान लो हमने कॉटन प्रोड्यूस करा, फिर डिफरेंट मिल्स है हमारे पास, कॉटन फाइबर बना, फाइबर से टेक्सटाइल बना, ठीक है, एंड डिफरेंट डिफरेंट अपैरल्स बने। तो हमारे पास रॉ मटेरियल से लेके लास्ट तक सारे के सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। दैट्स व्हाई ये सेल्फ रिलायंट और कंप्लीट इन वैल्यू चेन। दिस इज द वैल्यू चेन, दिस इज द वैल्यू चेन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आफ्टर चाइना, और सिक्स्थ लार्जेस्ट क्या इंडिया एक्सपोर्टर है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमने पहले भी देखा था, इफ यू रिमेंबर, है ना। एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, उसके बाद किसका नंबर आता है? इट इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, So Bangladesh is a competitor now. हाँ, बांग्लादेश इज वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स टेक्सटाइल वाले पार्ट में, ठीक है। वो चीजें चलती रहेंगी। अब ये आता है एक एप्लीकेशन मोड जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। वी वर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट फैक्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उसमें से एक फैक्टर था एग्लोमरेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने क्या करा, एक स्कीम लॉन्च करी विच इज द पीएम मित्रा स्कीम, ठीक है। क्या लॉन्च करी? पीएम मित्रा स्कीम। मेगा आर्टिफिशियल और टेक्नोलॉजी पार्क उन्होंने पूरा का पूरा बनाना है। क्या होगा? सबसे पहले इट इज अ स्कीम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। अमाउंट वगैरह थोड़ा बहुत याद रख लेना, अराउंड 4,500 करोड़ फ्रॉम 2021 टू 27-28, ठीक है। पीएम मित्रा स्कीम इज रिलेटेड विद व्हाट? टेक्सटाइल्स। बेसिकली एक लाइन में सुनो क्या है। हम इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर 7 पार्क्स बनाएंगे। घूमने वाले पार्क्स नहीं, कौन से वाले पार्क्स? उन पार्क्स के अंदर टेक्सटाइल से रिलेटेड यू विल फाइंड ऑल द इंडस्ट्रीज ओवर देयर, ठीक है। तो हम उनको वो पार्क्स डेवलप करने। ऑब्जेक्टिव क्या है? टेक्सटाइल में लार्ज स्केल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करना है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के साथ। 7 ऐसी साइट्स को हमने आइडेंटिफाई करा जहां पर पीएम मित्रा स्कीम के अंडर 7 पार्क्स डेवलप हो सके। क्या होगा उन पार्क्स में? स्पिनिंग भी वहीं हो रही है, वीविंग, प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, ऑल एट वन प्लेस। तो एग्लोमरेशन का फायदा होगा ना उस एरिया में। व्हाट इज द विजन? फार्म, फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से एक्सपोर्ट यानी फॉरेन, ठीक है। दिस इज द 5F विजन टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ 70,000 करोड़ and generate the employment to 20 lakh direct and indirect jobs, ठीक है। तो स्टेट्स, सेंटर ने लॉन्च कर दी स्कीम। स्कीम किसके पास गई? स्टेट्स के पास, ठीक है। स्टेट्स को बोला गया कि आपको क्या करना है, हमको 1000 एकड़ दो। कितने एकड़ दो? 1000 एकर्स ऑफ लैंड, ठीक है। वो लैंड पहली बात तो कॉन्टिग्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर 200 एकड़ यहां ले लो, 400 यहां ले लो, 300, ये सब नहीं। वो पूरा का पूरा 1000 एकड़ ऑफ लैंड शुड बी एट वन सिंगल प्लेस, नंबर 1, ठीक है। इट शुड बी एनकम्बरेंस फ्री। इट मींस उसके ऊपर कोई लीगल ये सब चीजें नहीं चल रही हैं, ठीक है। पावर है उसके पास, जिसका वो लैंड है वो इजीली उसको सेल कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। कोई भी उसके ऊपर लीगल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
वहां पर बनेगा टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल पूरा का पूरा ये एक पर्टिकुलर पार्क। स्ट्रक्चर कैसे होगा? उस एक मित्र पार्क को डेवलप करने के लिए देयर विल बी अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। तुम समझते हो वैसे स्पेशल पर्पस व्हीकल होता क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल? Specially designed vehicle. मतलब व्हाट व्हीकल? रिक्शा बनानी है, स्कूटर है, ई रिक्शा है, मतलब क्या है, कौन सा व्हीकल है? ये That पार्क is डेवलप suitable करना है, for उसके लिए एक एसपीवी है। ये एसपीवी transportation. क्या है? Transportation, which is suitable for that zone. अरे तुमने ये वर्ड तो बहुत बार पढ़ा है ना, स्पेशल पर्पस व्हीकल। मतलब हमको एक पार्क डेवलप करना है एक स्टेट के अंदर, उसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा। व्हाट इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल? इट इज अ कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन। रिक्शा नहीं बनानी वहां, इट इज अ कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन। उस कंपनी या इंस्टीट्यूशन का काम होता है उस पूरे के पूरे पार्क को डेवलप करना। लाइक कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एक कंपनी एस्टेब्लिश करेगी, कर दी, उस कंपनी का काम क्या है? टू डेवलप दैट पर्टिकुलर पार्क। ठीक है। स्पेशल पर्पस, उस कंपनी का एक सिंगल पर्पस है उस पार्क को डेवलप करना। व्हीकल, इट मीन्स इट इज अ मीडियम, नॉट अ व्हीकल। व्हीकल वो वाला नहीं, टायर ओवर। इट इज अ मीडियम टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। So it could be any institution, it could be any new company which is formed by the government, jointly owned by the center। वो जो भी स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा 49% उसमें इक्विटी सेंटर की रहेगी, 51% स्टेट की रहेगी। कंपनी हुई ना फिर। हाँ। मोड लार्जली पब्लिक प्राइवेट से वो काम करेगा। स्टेट्स को अलग अलग चीजें दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुन लो पहले एक बार, ठीक है, आराम से, विदाउट क्लटरिंग योर माइंड और समथिंग, आराम से समझो। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल किसी भी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए 800 करोड़ देगी और किसी भी ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ देगी उस स्टेट को। ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड। अगर आप अपना प्रोजेक्ट बिल्कुल जीरो जगह से न्यू डेवलप कर रहे हो, यू आर डेवलपिंग योर प्रोजेक्ट बिल्कुल न्यू, इट इज नोन एज अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, पहले से आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, आप इसी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को कन्वर्ट करके थोड़ा सा इसमें कुछ एडिशंस करके आप इसी को डेवलप कर दोगे, इट विल बी नोन एज अ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो कल को कोई जगह है जहां पर पहले से ही कोई चीज डेवलप हो रखी है, आप उसमें कुछ एडिशंस करके, उसमें पेंट वगैरह आपने अच्छे से करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, कौन सा प्रोजेक्ट हुआ? ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। सिंपल सी बात है, पैसा किसमें ज्यादा लगेगा? ग्रीन फील्ड में पैसा ज्यादा लगेगा। द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल विल प्रोवाइड 800 करोड़ फॉर द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, 500 करोड़ फॉर द ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है। कैपिटल सपोर्ट देगा 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड ये हमने देख लिया। ग्रीन फील्ड फ्रेश डेवलपमेंट, ब्राउन फील्ड अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी कंट्री में बहुत सारे ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। ठीक है। ये सब चीजें इनके, ये तो हैं सारे के सारे पॉइंट्स, इतनी डिटेल में वो शायद ना ही जाएं तो अच्छा है। ठीक है। ये जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 7 के 7 नेम्स ना, जस्ट कीप देम इन योर माइंड। उत्तर प्रदेश में ग्रीनफील्ड लखनऊ, गुजरात में नवसरी, इट्स अ ग्रीनफील्ड, मध्य प्रदेश में इट इज द एरिया ऑफ धार। ठीक है। कर्नाटका में कालबुरागी, इट इज अ ग्रीनफील्ड। तमिलनाडु में विरुद्धनगर, इट इज अ ग्रीनफील्ड। ठीक है। सबसे पहले तो ग्रीनफील्ड याद रखना। लखनऊ, ठीक है, नवसरी, धार, वी हैव कालबुरागी एंड विरुद्धनगर। ब्राउन फील्ड को याद रख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज 2 आउट ऑफ द 7 आर ब्राउन फील्ड। महाराष्ट्र में अमरावती एंड तेलंगाना में इट इज वरांगल।
क्लियर हो गया? हाँ, दीज आर द 7 एरियाज. क्या डेवलप होंगे भाई यहाँ पर? मित्रा पार्क्स. मित्रा पार्क्स में क्या होगा? कंप्लीट एग्लोमरेशन है किस चीज का? टेक्सटाइल से रिलेटेड. हमारी कंट्री को टेक्सटाइल्स के सेक्टर में मैसिव इन्वेस्टमेंट मिले और मैसिव नंबर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स बने थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कीम. जो वो पार्क बनाएगा, जो भी कंपनी वो पार्क बनाएगी, उस कंपनी में 49% शेयर किसका है? सेंटर का. 51% शेयर किसका है? इट इज ऑफ द स्टेट्स. दैट विल बी अ स्पेशल पर्पस व्हीकल. आ गया समझ में? कॉटन टेक्सटाइल्स. टेक्सटाइल तो हो गया, देख लिया, मोटा मोटा टेक्सटाइल देख लिया. अब टेक्सटाइल में कॉटन टेक्सटाइल. इंडिया में चल रहा था कॉटन, कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन बूम वगैरह सब कुछ था. एंशिएंट इंडिया से ही इंडिया इज नोन फॉर द कॉटन टेक्सटाइल. हैंड स्पिनिंग, हैंडलूम की वीविंग टेक्निक्स हमारे यहाँ पर थी. 18th सेंचुरी में देयर वाज पावर लूम्स. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है इंग्लैंड में, पावर लूम्स आ जाती हैं. अब कॉटन टेक्सटाइल्स और ज्यादा तेजी से दे स्टार्टेड टू ग्रो. ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज they suffered a setback due to the colonial period. Why colonial period? Because colonies को मिल मेड क्लोथ से compete करना पड़ता था ऑफ इंग्लैंड. और हम कैसे कर रहे थे? हैंड स्पिनिंग और हैंड लूम. लूम कैसा था? हैंड से चलता था. इंग्लैंड वगैरह के लूम्स कैसे थे? पावर से ड्रिवन थे, पावर लूम्स. ठीक है. फिर भी हमने अपने इंडिया में, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, कभी गलत कर दो, ठीक है? कंफ्यूजन वाला एरिया है, इसलिए थोड़ा सा रोक के बता रहा हूं. सबसे पहले इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल मिल. वैसे तो 1818 के पीरियड के आसपास इट वाज इन द एरिया ऑफ कैलकाटा, फोर्ट वगैरह में था, बट अनसक्सेसफुल थी. कैसी थी? अनसक्सेसफुल. तो काउंट नहीं होगी. ठीक है. द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे इन 1854. उसकी प्रोडक्शन शुरू होती है इट प्रोडक्शन बिगैन इन 1854. इट शुड बी 1856. ठीक है. दैट वाज द फर्स्ट वन. किसने फाउंड की थी? ही वाज अ पारसी एंटरप्रेन्योर. ठीक है. CN देवर, कवाजी नानाभाई देवर. इस नेम को याद रखना. दिस वाज द फर्स्ट टेक्सटाइल mill in Bombay 1854. Got this? ठीक है. Okay. This mill marked the beginning of India's mechanized textile industry. तो सारी के सारी जो कॉटन मिल की जो कहानी है वो इस एरिया से शुरू हुई थी. Got this particular thing? आ गया समझ में? ठीक है. बस Yes. ये थोड़ा सा और करेंगे तो अपनी इच्छा शक्ति को मरने मत देना. ठीक है. हाँ. Gujarat is currently the top cotton producing state, followed by Maharashtra, Telangana, Rajasthan, and Haryana. Cotton textile spread over all over India. जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ध्यान से सुनो, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पूरी इंडिया में स्प्रेड हो रखी है. ठीक है. दो कॉटन इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन फ्यू पार्ट्स. जो कॉटन है वो तो डेक्कन वाले ब्लैक सॉइल के रीजन में बनती है ना, कल्टीवेट होती है ना. बट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो पूरी इंडिया में है. यस और नो? ठीक है. इट्स रॉ मटेरियल डज नॉट लूज वेट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग. तो ऐसा नहीं है, आप अगर थोड़े पार्ट्स में उसको ग्रो कर पा रहे हो तो वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है. कॉटन वेट लूजिंग इंडस्ट्री नहीं है. अगर होता तो इंडस्ट्री कहां मिलती? जहां पर ग्रो होता. याद है वेट लूजिंग? अगर कॉटन वेट लूजिंग होता मेरे भाई तो इंडस्ट्री कहां पर मिलती? वहीं मिलती जहां पर वो कॉटन ग्रो होता, ताकि Grow ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम ना हो. Nine. समझ गए मेरी बात? Yes, sir. ये क्लियर हो गया. मेजर कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स कौन से इंडिया में? सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज मुंबई महाराष्ट्र, विच इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया. इट इज ऑल्सो नोन एज द कॉटन पोलिस ऑफ इंडिया, क्योंकि ज्यादातर ओवर 60 मिल्स आर लोकेटेड
in this particular area. दूसरा क्या फायदा है? महाराष्ट्र, it is having black soil, cotton availability ज्यादा है. Clear? This is the first one. Second, Ahmedabad, which is Gujarat. This is known as the Manchester of India and the second largest center. Manchester, where is Manchester located? Manchester in UK. इंग्लैंड. इंग्लैंड, यूके में. ठीक है, ये ऐसे करके है ना, ये क्या है? दिस इज मैप ऑफ इंग्लैंड. ठीक है, UK. यूनाइटेड किंगडम. ठीक है, यहां पर लोकेटेड है. दिस इज लंदन. वैसे बता रहा हूं, ये चारों को वैसे भी लर्न कर लेना चाहिए. 1, 2 और 3 ऐसे करके ये ऐसे बनता है. ठीक है, हाँ, तो बताओ कौन सा क्या है ये? कॉन्स्टलेशन है ये? दिस वन इज मैनचेस्टर, जो टॉप पे है. ठीक है, दिस वन इज ऑक्सफोर्ड, दिस वन इज कैम्ब्रिज. ठीक है, एंड दिस वन इज लंदन. तो ये चारों ऐसे हैं. इट इज मैनचेस्टर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन. दीज आर लोकेटेड लाइक दिस. ठीक है, इन द मैप ऑफ यूके. गॉट इट? मैनचेस्टर का पता लग गया. अब मैनचेस्टर इज नोन फॉर द कॉटन टेक्सटाइल. लैंकाशायर और यॉर्कशायर भी हैं, अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में, ट्रेडिशनल टाउन्स. अहमदाबाद को क्या बोला जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसको बोला जाता है? इट इज कोयम्बटूर, तमिलनाडु. वो ग्रो करता है. आई बात समझ में? ठीक है, सेम केस जूट का है. जूट का तुम इजीली रीड कर लोगे. जूट का सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल के एरिया में. उस दिन भी डिस्कशन हुआ था. आफ्टर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया हमारे पास व्हाट हैपन? द जूट मिल्स दे रिमेन्ड इन इंडिया, और जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया थे दे वेंट टू ईस्ट बांग्लादेश. पाकिस्तान और पाकिस्तान. बांग्लादेश. फर्स्ट जूट मिल was set up in Kolkata in 1855 at Rishra. Rishra is on the Hooghly. banks of Hooghly River. ठीक है, रिशरा वेस्ट बंगाल. ठीक है, ज्यादातर हुगली रिवर के बैंक पे ही ये पूरी की पूरी बेल्ट है, जूट टेक्सटाइल्स वगैरह इन सब चीजों की. जूट रिक्वायर्स मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर. वाटर इंटेंसिव क्रॉप है. कैसा है? वाटर इंटेंसिव. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, वाई हुगली बेसिन में ही क्यों? तुम इसको आराम से रीड कर लोगे. आसपास के एरिया से चीप लेबर मिल जाता है. कोलकाता एक अर्बन सेंटर है जहां से बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोर्ट फैसिलिटीज मिलती हैं. सारे के सारे जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज वहां पर हैं. इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट वहां पर अवेलेबल है. बाकी रेलवे वगैरह ये सब चीजें हैं. गो थ्रू दिस मैप. Mainly the soil quality. soil quality also favors it. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के इस मैप को एक बार गो थ्रू हो जाना. ठीक है, दिस इज हुगली. ठीक है, ओके. कॉटन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल और सिल्क टेक्सटाइल. डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू द डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया. ये मैप्स इसलिए हेल्पफुल होते हैं ताकि एटलीस्ट इंडिया की जो सिटीज हैं उनका तुमको आइडिया हो. ठीक है, इंडिया का आइडिया हो कि इंडिया है, मेरे को ये देखना है, ये सब चीजें. यू हैव टू गो थ्रू द कंप्लीट पार्ट. ठीक है, इस कंप्लीट पार्ट के गो थ्रू होना. ठीक है, and you will be done with the first half of the secondary activities.